गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 10th सोशल साइंस में अपना जो टॉपिक चल रहा है चैप्टर नंबर 18 उपभोक्ता और विविध जागरूकता और सूचना का अधिकार, जिसमें अपन ने इसका बेसिक परिचय अपन ने पढ़ चुके हैं। जिसमें अपन ने उपभोक्ता क्या होता है, उपभोक्ता किसको बोलते हैं और उपभोक्ता के प्रकार कौन कौन से होते हैं, इनके बारे में अपन पढ़ चुके थे। जो उपभोक्ता में माल और सेवा दो प्रकार से उपभोक्ता का शोषण कैसे होता है वो चीज़ भी अपन ने देखी थी। और उपभोक्ता का शोषण के बाद में उपभोक्ता को कौन कौन से अधिकार मिले हुए हैं, तो यहाँ तक अपना टॉपिक कंप्लीट हो गया था। उपभोक्ता को महत्वपूर्ण 6 अधिकार है, जिसके माध्यम से वो क्या कर सकता है, परिसंकटमय माल के विरुद्ध संरक्षण, यानी कोई भी उसको खराब वस्तु प्राप्त हो जाती है उसके विरुद्ध वो न्यायालय तक यानी उपभोक्ता न्यायालय में जाने का उसको अधिकार है। सूचित किए जाने या सूचना का अधिकार, किसी भी वस्तु की जानकारी वो दुकानदार से मांग सकता है, उसका अधिकार भी उसको प्राप्त है। और उसके अलावा विभिन्न प्रकार की वस्तुएं और माल विभिन्न प्रतिस्पर्धा मूल्यों पर पाने का अधिकार। विभिन्न प्रतिस्पर्धा मूल्य, एक ही मार्केट के अंतर्गत एक ही प्रकार की एक ही उद्देश्य के लिए 2 वस्तुएं रखी हुई है। अब प्रतिस्पर्धा है, एक उसको 5 रुपये सस्ती दे रहा है, एक 5 रुपये महंगी दे रहा है, तो अपनी मर्जी है, अपन जिसको भी खरीदना चाहे उसको खरीद सकते हैं। उचित फोरमों के समक्ष ध्यान पाने का उचित फोरम, जैसे अपने इसमें न्यायालय बनाए हुए हैं, उपभोक्ता न्यायालय, राष्ट्रीय उपभोक्ता न्यायालय, राज्य उपभोक्ता न्यायालय, जिला न्यायालय, तो इनमें से उनके समक्ष इस मैटर को पहुंचाने से संबंधित। अनैतिक शोषण के विरुद्ध परितोष प्राप्त करने का अधिकार भी उसको दिया हुआ है। अनुचित व्यवहारिक और अनैतिक शोषण अगर किसी व्यक्ति का होता है तो उसके लिए भी वो न्यायालय तक जा सकता है। उपभोक्ता शिक्षा पाने, उपभोक्ता यानी उपभोक्ता को शिक्षा पाने का अधिकार। उपभोक्ता शिक्षा कौन सी होती है, यानी वस्तुओं के बारे में पर्याप्त जानकारी, किस प्रकार से हर चीज़ की सूचना वो प्राप्त कर सकता है। उसके बाद में अपना जो आज का टॉपिक है वो है उपभोक्ता के कर्तव्य। उपभोक्ता के कर्तव्य। अब उपभोक्ता के एक चीज़ है, अपन मौलिक अधिकारों के बारे में अपन ने पढ़ा था, तो हमारे मौलिक जो अधिकार है उन मौलिक अधिकारों की मांग हम तब कर सकते हैं जब हम अपने मौलिक कर्तव्यों का पालन अपन करेंगे। तो इसमें भी क्या है, अपने मौलिक अधिकार है, लेकिन उन मौलिक अधिकारों का बेनिफिट अपने को तभी मिलेगा जब अपने कुछ मौलिक कर्तव्य उन कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे, उन कर्तव्यों को निभाएंगे। इससे सबसे पहला अपना कर्तव्य क्या है, उपभोक्ता को शोषण या हानि से बचने के लिए या सेवा क्रय, सेवा का मतलब कोई भी सेवा लेते समय या किसी चीज़ को भाड़े पर लेते समय अपने निम्नलिखित कर्तव्यों का कुछ महत्वपूर्ण ऐसे कर्तव्य जिनका पालन उसके लिए आवश्यक है। तो सबसे पहला कर्तव्य अपन बात करेंगे कि जैसे क्रय की गई वस्तु या सेवा के भुगतान करने पर बिल प्राप्त करना, ये पहला कर्तव्य है उपभोक्ता का। यदि आप किसी दुकानदार से कोई सामान लेते हो, किसी से कोई सेवा लेते हो, और उस सेवा के अपन बस में यात्रा करते हैं, परिवहन एक सेवा है, बस में यात्रा करते हैं, अपन उसमें यात्रा कर रहे हैं, अपने साथ कोई हादसा घटित हो जाता है, लेकिन हमने क्या किया, चुपके से टिकट नहीं लिया, नहीं 5 रुपये 10 रुपये का टिकट था, हमने 5 रुपये में काम चला लिया, कंडक्टर को 5 रुपये दिए और बिना टिकट के हम यात्रा कर रहे हैं। बाई चांस अगर ऐसे उस बस का हादसा हो जाता है तो उसके तहत आप उस बस में सवार ही नहीं थे, आपको किसी भी प्रकार का कोई क्लेम प्राप्त नहीं होगा। लेकिन टिकट प्राप्त करने वाले व्यक्ति को क्लेम भी मिलता है, क्योंकि उसने क्या किया, टिकट प्राप्त करके अब उसके पास क्या होता है, प्रूफ होता है। तो इस प्रकार से हर चीज़ का, सेवा का या वस्तु का बिल प्राप्त करना अनिवार्य होता है, ये उसके लिए महत्वपूर्ण कार्य है। वस्तु से संबंधित जानकारी प्राप्त करना, आप जो वस्तु प्राप्त कर रहे हो उसकी जानकारी प्राप्त करना, ये भी उपभोक्ता का कर्तव्य होता है कि बिना जानकारी के उस वस्तु को परचेज नहीं करें। नहीं गए सब उठा के ले आए, नहीं, पहले आपको उस वस्तु के बारे में जानकारी प्राप्त करनी चाहिए और उसके बाद में उसको परचेज करना जरूरी है। दूसरा, तीसरे नंबर पर अगर बात करें वस्तुओं का श्रेणीकरण। अब अपने यहाँ पे कुछ मानक चिन्ह दिए हुए, मानक चिन्हों का ध्यान रखकर वस्तु खरीदना। अब मानक चिन्ह क्या है, अब अपन बात करें कि मानक चिन्ह होता क्या है। तो ये मानक चिन्ह की अगर बात की जाए, मानक चिन्ह, तो ये मानक चिन्ह सरकार द्वारा वस्तुओं की शुद्धता का प्रतीक, ये जो मानक चिन्ह होते हैं वो सरकार द्वारा
औद्योगिक फर्मों को या सेवा क्षेत्रों को प्रदान किया जाता है, जिसमें जो मानक चिन्ह उसके ऊपर लगा हुआ है, इसका मतलब सरकार ने उसका वेरिफिकेशन किया है, सरकार ने उसके ऊपर बड़े ध्यान से उसकी जांच की है और ये मानव के लिए किसी भी प्रकार का नुकसानदायक नहीं है। तो मानक चिन्ह से हमारा अभिप्राय यही होता है कि मानक चिन्ह के माध्यम से ही हमें विश्वास कर किसी वस्तु के ऊपर विश्वास करना चाहिए। अभी मानक चिन्ह कौन कौन से होते हैं वो भी अपन देख लेते हैं। एक होता है ISI, एक होता है एगमार्क, एक होता है ISO, एक होता है FPO और एक होता है ECO। ये महत्वपूर्ण मानक चिन्ह। ISI मार्क अपन देखते हैं, कई बार अपन इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लेने जाते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जो होते हैं उनको कौन सा निशान प्रदान किया जाता है? ISI मार्क का। अपन देखते हैं ना, I इस प्रकार से लिखा होता है, ये ISI। ये अगर किसी वस्तु के ऊपर इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का, इसका मतलब है वो सरकार द्वारा वैलिड है। तो ISI मार्क का इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों हेतु, विद्युत उपकरणों, तो विद्युत उपकरणों के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। एग मार्क खाद्यान्न पदार्थों की शुद्धता का प्रतीक है। खाद्यान्न पदार्थों की शुद्धता जैसे ऑयल है या अन्य कोई भी वस्तु है जो मानव के लिए, अगर एग मार्क का निशान उसके ऊपर है तो इसका मतलब वो मानव के लिए हानिकारक नहीं मानी गई है। ISO ये संस्थाओं की मान्यता से संबंधित होता है। हम कई बार क्या होता है, ऐसी संस्था में चले जाते हैं जिसको कहीं से भी मान्यता नहीं होती और बाद में जब अपने डिग्री प्राप्त होती है या अपने को तब पता चलता है कि इसको तो मान्यता ही प्राप्त नहीं है। जैसे अपनी स्कूल होती है तो स्कूलों को ISO सर्टिफाइड होते हैं, यानी सरकार द्वारा उनको मान्यता प्रदान की जाती है। तो ISO सर्टिफाइड जो होती है संस्थाओं को प्रदान की जाती है। FPO और ECO ये पेय पदार्थ जो होते हैं, पेय पदार्थों से संबंधित, और ECO होता है पर्यावरण शुद्धता का प्रतीक। पर्यावरणीय शुद्धता का प्रतीक। ये कुछ मतलब, अभी जैसे अपन इलेक्ट्रिक व्हीकल का प्रयोग करते हैं, आजकल अपने मार्केट में आ रहे हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल जिसको बैटरी से चार्ज करते हैं, और तो उनके पीछे लिखा होता है, आपने ध्यान दिया हो तो ECO। इको का अर्थ होता है कि वो किसी भी प्रकार का पोल्यूशन नहीं फैलाती है। तो पर्यावरण प्रदूषण से मुक्ति के लिए इको शब्द होता है। FPO होता है, कुछ लिक्विड वाले पेय पदार्थ होते हैं जैसे अपन मिरिंडा, पेप्सी, थम्स अप पीते हैं, तो FPO के अंतर्गत। ISO संस्थाओं की मान्यता से संबंधित है। एग्रीमार्क खाद्यान्न पदार्थों से संबंधित है और ISI विद्युत उपकरणों से संबंधित। ये कुछ महत्वपूर्ण मानक निशान है जिनका ध्यान, अपने को इनसे संबंधित वस्तुएं लेने जाएँ तो इनका ध्यान रखना आवश्यक है। इनका अगर ये निशान उनके ऊपर अपने को देखने को मिलता है तो इसका मतलब सरकार द्वारा उसको मान्यता मिली हुई है। तो तीसरा, अपने मानक चिन्हों का ध्यान रखकर वस्तु खरीदना, इन मानक चिन्हों का ध्यान रखकर। नंबर 4 पे अगर बात की जाए तो वस्तु और सेवा में कमी या दोष पाए जाने पर, वस्तु या सेवा में कमी या दोष पाए जाने पर विक्रेता कौन होता है जिससे आप वस्तु लेकर आ रहे हो, विक्रेता को सूचित करना। ये आपका महत्वपूर्ण कार्य होता है। आप किसी दुकानदार से सामान भी लेकर आ रहे हो और उस दुकानदार ने आपको उसका सामान गलत दे दिया, आप उस दुकानदार को दोबारा कुछ नहीं बोलते हो तो दूसरी बार भी वो देगा। तो आपको क्या करना है, ऐसी कोई वस्तु या सेवा आपको प्राप्त होती है जो दोषयुक्त है, जिससे आपको नुकसान होने की संभावना है, तो उसके लिए आप जिससे आप परचेज कर रहे हो उसको सूचित करना भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। सूचित करोगे तभी तो क्या होगा, सूचित करके उससे क्षतिपूर्ति की मांग भी आप कर सकते हो। लेकिन उसके लिए आपके पास क्या होना चाहिए, उसके पास खरीदी गई वस्तु का बिल होना चाहिए, उससे संबंधित संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए कि इसकी शुद्धता का, उसका शुद्धता का मानक चिन्ह भी आपको पता होना चाहिए। तब आप उस दुकानदार को जाकर बोलते हो कि नहीं, तो ये किसी सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी मानक चिन्ह निशान भी इसके ऊपर नहीं है और ये वस्तु तो खराब है। तो इसकी जानकारी आप उसको दे करके विक्रेता को सूचित करना और क्षतिपूर्ति की मांग करना। क्षतिपूर्ति का अर्थ जो आपका लॉस हुआ है, क्षतिपूर्ति की मांग करना। अपन मांग करते हैं और अगर उपभोक्ता, ये दुकानदार विक्रेता होता है, वो मान लेता है तो ठीक है, अगर नहीं मानता है तो उसके लिए अपने पास ऑप्शन है, राज्य न्यायालय, उपभोक्ता न्यायालय और राष्ट्रीय न्यायालय। उसका आगे पढ़ेंगे, लेकिन एक नॉर्मल से अब आपको एक जानकारी और दे देता हूँ मैं, आगे उसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे कि अपने पास 3 फोरम है। राष्ट्रीय न्यायालय, इसमें अपन और लगा दो उपभोक्ता राष्ट्रीय न्यायालय,
ये अलग ही न्यायालय बनाए हुए हैं, उपभोक्ता राष्ट्रीय न्यायालय। दूसरे नंबर पे आता है उपभोक्ता राज्य न्यायालय। तीसरा आता है उपभोक्ता जिला न्यायालय। अब कई बार अपन देखते हैं कि न्यायालय शब्द की जगह कई बार जो है उपभोक्ता जिला फोरम, ये शब्द भी काम में लिया जाता है। तो आप इससे कंफ्यूजन नहीं हो कि फोरम और न्यायालय अलग अलग नहीं होते, एक ही होते। अब इनमें क्या होता है, राष्ट्रीय, राज्य और जिला। तो 20 लाख रुपए तक की जो अमाउंट, जैसे अपन किसी से कोई 20 लाख रुपए तक का कोई अपना विवाद है, किसी से अपन ने कोई लेन देन किया, 20 लाख रुपए तक का अगर विवाद है तो आप उसके लिए कहाँ जा सकते हो, उपभोक्ता जिला न्यायालय या जिला फोरम के अंतर्गत आप उसकी शिकायत दर्ज करवा सकते हो। लेकिन अगर 20 लाख से लेकर के 1 करोड़ तक का मैटर है तो आप कहाँ जाओगे, 20 लाख से 1 करोड़ तक का मैटर है तो आप जिला न्यायालय में उसकी शिकायत करोगे। और 1 करोड़ से अगर ज़्यादा मैटर है, 1 करोड़ से अधिक है, 1 करोड़ से अधिक का मैटर है तो आप राष्ट्रीय न्यायालय में जा सकते हो। साथ ही साथ अपन जैसे अपन ने अपने केंद्र सरकार, राज्य सरकार के बारे में पढ़ा था, जिसमें उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, उनके बारे में अपन ने पढ़ा था। स्वयं वही प्रोसेस यहाँ पे कि आपको जिला न्यायालय में आपने कोई वाद विवाद प्रस्तुत किया किसी प्रकार का और आपको वहाँ से उपभोक्ता न्याय जिला न्यायालय जो है उसने कोई निर्णय दे दिया और उस निर्णय से यदि आप संतुष्ट नहीं है तो आप उसके खिलाफ राज्य न्यायालय में क्या कर सकते हो, अपील कर सकते हो। तो अपील का अधिकार भी आपको प्राप्त होता है। यहाँ पर अपील करते हो, यहाँ पर आपको संतुष्टि नहीं मिलती है तो आप उसके लिए राष्ट्रीय न्यायालय में उसकी अपील कर सकते हो। और अगर राष्ट्रीय न्यायालय में भी आपको संतुष्टि नहीं मिलती है तो अंतिम न्यायालय जो होता है अपना सर्वोच्च न्यायालय, तो सर्वोच्च न्यायालय में भी आप इसके राष्ट्रीय उपभोक्ता राष्ट्रीय न्यायालय के केस को आप कहाँ ले जा सकते हो, सर्वोच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय के अंतर्गत उसकी अपील कर सकते हो। ये आपको अधिकार प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट अपन देखते हैं आगे कि वस्तु और सेवा में कमी पाए जाने पर क्षतिपूर्ति की मांग करना। अपनी शिकायत की पुष्टि हेतु, यानी आपने जो शिकायत की, शिकायत की पुष्टि हेतु दस्तावेज एकत्रित करना, दस्तावेज एकत्रित। अब बिना दस्तावेज के आप उसके खिलाफ कोई कंप्लेन नहीं कर सकते। आपके पास दस्तावेज होने चाहिए, जैसे आपने जो वस्तु परचेज किए, जो सेवा ली है उस सेवा का बिल होना चाहिए, उस वस्तु का बिल होना चाहिए। साथ ही साथ आपको उस वस्तु के बारे में पूर्ण जानकारी होनी चाहिए। वो सारी चीज़ें आपके लिए इसमें शामिल की जाती है। यदि यानी विक्रेता आपकी शिकायत पर ध्यान नहीं देता है, तो आपको, अगर राशि कितनी है, 20 लाख तक की राशि है तो आपको जिला उपभोक्ता न्यायालय में अपील का अधिकार है। जिला उपभोक्ता न्यायालय में वाद प्रस्तुत करने का अधिकार। अपील अलग चीज़ होती है, अपील एक न्याय को दूसरे क्षेत्र में पहुंचाती है। उपभोक्ता न्यायालय में वाद प्रस्तुत करने का अधिकार आपको प्राप्त होता है। तो ये महत्वपूर्ण ऐसे 6 ऐसे कर्तव्य थे, इन 6 कर्तव्यों का निर्वहन होना जरूरी है। अब इसके बाद में अपन बात करें कि उपभोक्ता विवाद निवारण के लिए कौन कौन से उपाय किए गए। उपभोक्ता विवाद निवारण हेतु, इसको आप नोट कर लेना। और इसके बाद में आगे का उपभोक्ता के कर्तव्य तो ये हो गए। इस कर्तव्य के बाद में नेक्स्ट वाला अपना जो पॉइंट है वो है उपभोक्ता विवाद निवारण हेतु क्या क्या उपाय किए गए हैं। उपभोक्ता विवाद निवारण हेतु उपाय, यानी उपभोक्ताओं के किसी भी प्रकार का विवाद हो जाता है तो उस विवाद से संबंधित क्या उपाय अपनाए जाने चाहिए। तो इसके लिए अपन बात करेंगे कि पूर्व, यानी देश के आज़ाद होने से पहले, देश के स्वतंत्र होने से पहले एक कानून बनाया गया था जिसका नाम था माल विक्रय अधिनियम। माल विक्रय अधिनियम 1930 में बनाया गया था। ये
अपने देश के आज़ाद होने से पहले माल विक्रय यानी बेचने वाली वस्तु के ऊपर एक उसको कानून बनाया गया था, उस कानून के तहत उसको अधिकार प्राप्त थे। दूसरा अपन बात करें कि 24 दिसंबर 1986, 24 ये डेट याद रखनी है, 24 दिसंबर 1986 को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित किया गया। इसको ध्यान से देखना है कि अपने देश के अंतर्गत देश के आज़ाद होने के बाद में 24 दिसंबर 1986 को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित किया गया संसद द्वारा। किसके द्वारा? संसद द्वारा पारित किया गया। तो ये 24 कितने तारीख को हुआ? 24 दिसंबर 1986 को। इसलिए 24 दिसंबर को उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाया जाता है। उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये अपने 24 तारीख जो है 24 दिसंबर को हम बोलते हैं हमारा उपभोक्ता दिवस। 24 तारीख को उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाया जाता है। उसके बाद में अपन बात करें कि भारत की बात करें, इस अधिनियम को 3 स्तरों में विभाजित, इस अधिनियम 3 स्तरों में विभाजित, 3 स्तरों में बांटा गया। नंबर 1 राष्ट्रीय स्तर, नंबर 2 राज्य स्तर, और नंबर 3 जिला स्तर। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि राष्ट्रीय स्तर पर 1 करोड़ से अधिक के विवाद जो है उनका निपटान किया जाता है। 1 करोड़ से अधिक के विवादों का निपटान किया जाता है। राज्य स्तर पर 20 लाख से 1 करोड़ तक के जो भी विवाद होंगे वो राज्य स्तर पर, और 20 लाख तक उपभोक्ताओं के जो भी विवाद होंगे उनकी सुनवाई जिला उपभोक्ता न्यायालय मंच जो है वो करेगा। 20 लाख से 1 करोड़ तक राज्य स्तर पर राज्य उपभोक्ता न्यायालय करेगा, और 1 करोड़ से अधिक का विवाद होने पर राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय उपभोक्ता न्यायालय इसका निवारण करता है। अब अपन बात करें जी कि राजस्थान के स्तर पर ये जो है इसको थोड़ा चेंज किया गया, और राजस्थान के स्तर पर इसमें थोड़ा बदलाव करते हुए राजस्थान में, क्योंकि वो सेंट्रल गवर्नमेंट का कानून है उपभोक्ता अधिनियम 1986, जबकि राजस्थान जो गवर्नमेंट है उसने इसी कानून को जब लागू किया तो उसको थोड़ा परिवर्तित करके 1987 में 1986 में तो यहाँ पर लागू देश की संसद ने प्रस्तुत किया। अब देश की संसद के कानून को मानना हर राज्य के लिए अनिवार्य होता है, लेकिन राज्य ने क्या किया, यहाँ पर थोड़ा सा परिवर्तन करके इसमें ये परिवर्तन किया। राजस्थान के स्तर पर इसको जब लागू किया गया, राजस्थान स्तर पर यानी एक राज्य द्वारा इसको जब लागू किया गया इस कानून को, तो उसने क्या किया कि उपभोक्ता अधिनियम 1986, उपभोक्ता अधिनियम 1986 की शक्तियों के अनुसार उसने इसमें थोड़ा सा परिवर्तन ये किया। राजस्थान के अनुसार राजस्थान राज्य उपभोक्ता अधिनियम, राजस्थान राज्य उपभोक्ता से यहाँ पे उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, सुरक्षा ही तो है, सुरक्षा प्रदान करने के लिए तो कानून बनाया गया। तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1987 पारित किया गया, 1987 पारित किया गया। यानी राजस्थान में राज्य स्तर पर इसको क्या किया गया, 1987 में इसको पारित किया गया। तो राजस्थान में जो कानून लागू होगा वो क्या होगा, राजस्थान राज्य उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1987, ये राजस्थान में लागू किया जाएगा। अब राजस्थान में इसको 2 स्तरों पर लागू किया गया। नंबर 1 राज्य स्तर पर,
और नंबर 2 जिला स्तर पर। बिल्कुल वही प्रक्रिया इसने अपनाई है राजस्थान ने कि यहाँ पर राष्ट्रीय तो राष्ट्रीय देश के लिए हो गया, राज्य स्तर और जिला स्तर दोनों को एज इट इज इसने यहाँ पर अपना लिया, लेकिन उसका नाम राजस्थान राज्य उपभोक्ता अधिनियम 1987 थोड़ा चेंज कर दिया गया। अब इसमें जो राज्य आयोग बनाया गया, राज्य स्तर पर क्या बनाया गया इसको अपन पहले देखते हैं। राज्य स्तर पर राज्य आयोग का गठन किया गया। अब राज्य आयोग जो है उसमें क्या किया गया कि एक ये जो कानून है राज्य स्तर पर, राजस्थान राज्य उपभोक्ता अधिनियम 1987 के नियम 7 के अनुसार, अब इसको ध्यान से सुनना है, मैंने अभी एक लाइन बोली है उसको नोट कर लेना। राजस्थान राज्य उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1987 के नियम 7 उसका जो नियम 7 है उस नियम 7 के अनुसार, ये 7 नियम जो है उसमें किसको राज्य आयोग से संबंधित बात कही गई है के अनुसार पहली बात क्या बताई गई है, राज्य आयोग का कार्यालय, राज्य आयोग का कार्यालय राजधानी में होगा। राज्य की जो राजधानी क्षेत्र है राजधानी क्षेत्र में होगा। ये इसकी एक शर्त हो गई एक तरह से कि नियम 7 के अनुसार, राजस्थान राज्य उपभोक्ता अधिनियम 1987 के नियम 7 के अनुसार राज्य आयोग का कार्यालय कहाँ होगा, राज्य की राजधानी में होगा। दूसरे नंबर पे अपन बात करें कि राज्य आयोग के कार्य दिवस व समय, यानी कार्यालय समय अपन बोल सकते हैं, और समय राज्य सरकार के अनुसार ही होगा। अपन बात करें कि इसके लिए राज्य आयोग जो है उसके लिए राज्य आयोग का मुख्यालय कहाँ पे होगा, राजधानी में होगा। दूसरा इसमें राज्य आयोग के जो कार्य दिवस यानी कब कब वो कार्य करेगा, तो उसके कार्य दिवस सरकार के जो कार्य दिवस होते हैं सेम वही होगा, सरकार का जो टाइमिंग होता है ऑफिस का वही टाइमिंग इसका होगा। तीसरे नंबर पे अपन बात करें कि राज्य की जो शासकीय मुद्रा होती है, शासकीय मुद्रा का अर्थ क्या होता है, सरकारी जो मुद्रा है शासकीय मुद्रा संप्रति, वो भी राज्य सरकार के, तो शासकीय मुद्रा जो है इसमें एक शब्द दिया हुआ है कि राज्य की शासकीय मुद्रा और संप्रीति ऐसा होगा जैसा राज्य सरकार निर्देश देगी। तो ये किसके अनुसार होगी, राज्य सरकार के अनुसार, राज्य सरकार के अनुसार ही या राज्य सरकार के निर्देशानुसार शासकीय मुद्रा कैसी होगी, राज्य सरकार की, जैसे जैसे राज्य सरकार निर्देशित करती है उसी के अनुसार। इसकी अब मुद्रा का अर्थ क्या है, अपन बात मुद्रा की क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अपने इसमें क्या होता है पैसे को लेकर के ही विवाद उत्पन्न होता है। 20 लाख तक का विवाद, 20 लाख से 1 करोड़ तक का विवाद, 1 करोड़ से अधिक का विवाद। तो ये जो शासकीय मुद्रा है तो इसमें सरकार के जो निर्देश मिलेंगे, सरकार के जो आदेश मिलेंगे उसके अनुसार ही इसकी मुद्रा का प्रचलन होगा। 4 नंबर पे राज्य आयोग की आवश्यक होने पर बैठक अध्यक्ष बुलाएगा, अध्यक्ष बुलाता है। यानी राज्य आयोग में अगर आवश्यकता है तो वो क्या होता है, सभी सदस्यों की बैठक बुलाता है। वो किसके कहने पर बुलाता है, अध्यक्ष के कहने पर। ये तो हो गया राज्य स्तर पर। अब अपन बात करें सेम यही जिला स्तर पर, तो जिला स्तर पर भी यही होगा, तो कोई चेंजेस नहीं है इसमें। ये बड़े ध्यान से समझना है कि राज्य स्तर पर और जिला स्तर पर यहाँ पर क्या होगा, राज्य आयोग जो है का कार्यालय कहाँ होगा, राजधानी में होगा। और यहाँ पर राज्य आयोग का कार्यालय जिला मुख्यालय पर होगा और बाकी के पॉइंट एज इट इज रहेंगे, बाकी के पॉइंटों में कोई चेंजेस नहीं करना है। तो ये इस प्रकार से अपने राज्य स्तर पर और जिला स्तर पर ये कार्यालय काम करेंगे। और उसके बाद में उपभोक्ता विवाद निवारण के कुछ प्रावधान, अपन ये प्रावधानों की बात कर चुके हैं। इनके जो प्रावधान है वो किस प्रकार से होंगे, तो उपभोक्ता विवाद निवारण के प्रावधानों में अगर बात करते हैं अपन, तो इसके लिए तीनों की अपन बात कर रहे थे कि राष्ट्रीय स्तर पर 1 करोड़ से अधिक का कोई विवाद है तो वो कहाँ पर जाएगा, राष्ट्रीय स्तर पर। 20 लाख से लेकर के 1 करोड़ तक का जो विवाद है वो कहाँ पर जाएगा, राज्य स्तर पर। और 20 लाख तक का जो विवाद की स्थिति उत्पन्न होगी वो कहाँ पर जाएगी, जिला उपभोक्ता न्यायालय में। तो ये कुछ महत्वपूर्ण इसके उपभोक्ता विवाद निवारण के प्रावधानों में अपने को ये 3 चीज़ नोट करनी है कि जिला स्तर पर जो उपभोक्ता होंगे वो उपभोक्ता क्या करेंगे, 20 लाख तक का विवाद है तो जिला स्तर पर उसका विवाद
जो है वहीं पर उसको प्रस्तुत करेंगे और वहीं पर उसका मानहानि का जो दावा है वो वहीं पर करेंगे। अगर 20 लाख से अधिक रकम है, 1 करोड़ से कम है, तो उसके लिए आप राज्य स्तर के उपभोक्ता न्यायालय में जा सकते हो। और अगर 1 करोड़ से अधिक के विवाद की राशि है तो आप क्या कर सकते हो, राष्ट्रीय स्तर के न्यायालय में भी उसकी अपील कर सकते हो। और राष्ट्रीय स्तर के न्यायालय में भी यदि आपको संतुष्टि नहीं मिलती है, वहाँ पर भी आपको लगता है कि हमारे साथ धोखा हुआ है, तो आप उसके लिए आपके पास लास्ट ऑप्शन होता है कि आप सर्वोच्च न्यायालय में जाकर के उस विवाद की सुनवाई करवा सकते हो, उसकी अपील सर्वोच्च न्यायालय में कर सकते हो। तो ये अपना उपभोक्ता न्यायालय से संबंधित महत्वपूर्ण है। कल अपन बात करेंगे विविध जागरूकता। कल का हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा विविध जागरूकता। विविध जागरूकता के बारे में अपन कल पढ़ेंगे। तो ये अपना उपभोक्ता वाला जो था वो कंप्लीट हो गया। अब बात करेंगे नेक्स्ट विविध जागरूकता के बारे में।